नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी गुरुकुल। आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में एमसीक्यूज को देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ए डेफिनेट एरिया और स्पेस वेयर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेक प्लेस। ऐसा कौन सा डेफिनेट एरिया और स्पेस वेयर थर्मोडायनेमिक टेक प्लेस इज नॉन एज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, तो इसका आपका क्या हो गया, ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अच्छा, क्योंकि वन वर्ड क्वेश्चन है तो आपको इनको फटाफट करना पड़ेगा। ए क्लोज सिस्टम इज वन इन विच हीट वर्क क्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम बट मास ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, आपका हीट वर्क एनर्जी फ्लो करती है पर मास यानी नहीं करता है। इसका मतलब ये सही है। ठीक है। एन ओपन सिस्टम इज इन विच, ओपन सिस्टम क्या है आपका, ओपन सिस्टम इन विच बोथ हीट एंड मास एज वेल हीट एंड वर्क एज वेल एज मास ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस क्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम। तो ये सही है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आपका, इट इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम नाइदर हीट नॉर द मास ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। यानी कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है जहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम वो जहाँ पर हीट और वर्क दोनों ही नॉर द मास, हीट वर्क यानी एनर्जी और मास दोनों ही वर्किंग सब्सटेंस क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। तो ये क्या सही बात है। ठीक। इसको आता है इट इज़ एक्सटेंसिव, मतलब जो डिपेंड करती है मास पर। ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है आपका एक्सटेंसिव हीट इज ट्रांसफर्ड, एक्सटेंसिव वर्क इज डन, एक्सटेंसिव एनर्जी जीरो। जबकि यहाँ पे क्या होता है, इन ये प्रॉपर्टी दैट इज डिपेंड ऑन मास। तो नन ऑफ द अबव। द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज सेड टू बी इंटेंसिव। इंटेंसिव का आई एन, और आई एन क्या होता है, इंडिपेंडेंट का। ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। हुज वैल्यूज एंटायर सिस्टम इज इंडिपेंडेंट है तो क्या आएगा, नॉट इक्वल टू। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका नॉट इक्वल टू। इसके बाद आपका है द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम हुज वैल्यू ऑफ एंटायर सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल। हाँ, अगर इक्वल है तो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि ये आपका सही है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जो आपकी इंटेंसिव होती है वो नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट्स होती है, जबकि जो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, मास पे डिपेंड करती है और उनका सम इक्वल होता है इंडिविजुअल पार्ट्स के। विच इज़ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अगर इसकी बात करें विच इज़ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, एक्सटेंसिव मतलब जो क्या करती है, आपकी मास पे डिपेंड होती है। तो मास पे डिपेंड कौन सी होती है, यहाँ पर आपका प्रेशर नहीं होता, टेम्परेचर नहीं होता, डेंसिटी भी कांस्टेंट होती है। तो आपका यहाँ पर कौन सा आएगा, वॉल्यूम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंटेंसिव यानी इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इंडिपेंडेंट ऑफ मास यहाँ पर कौन सा होगा, आपका टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर आपका मास। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम इज एन, देखो वॉल्यूम क्या है आपका डिपेंडेंट प्रॉपर्टी पर, स्पेसिफिक मतलब पर यूनिट मास, तो यानी अब इंडिपेंडेंट हो गई, तो यहाँ पर आएगा इंटेंसिव। ठीक है। उसके बाद आपका था एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज, यह आपका होता है -273 डिग्री सेल्सियस, यानी ये वाला। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अगले उस पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट। आपका जो एब्सोल्यूट होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट आपका प्रेशर होता है गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि ये सही है। द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल इज, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो सी लेवल पर, वो आपकी होती है, ये सभी होती है 1.013 बार। ठीक है। न्यूटन में टन के पावर 5 से मल्टीप्लाई। इसको अगर मैं 760 mm ऑफ Hg से लिखो तो ये हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द सब की। द वैल्यू ऑफ वन बार की वैल्यू कितनी थी, 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी डी। ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ बहुत ही ज़्यादा ईजी ऐसा आंसर्स होते हैं, बस आपको क्या होता है, वैल्यू चीज़ें पता होनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ 1 mm ऑफ Hg, 1 mm ऑफ Hg की वैल्यू क्या, 1 mm ऑफ Hg की वैल्यू क्या होती है, और यहाँ पर आपको पता 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो याद रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है।
और आपने 12वां क्वेश्चन सही करा था, तो ये 16वां आप सही करोगे, क्योंकि यहाँ रीडिंग ऑफ प्रेशर गेज इज फिटेड ऑन 25 बार। यहाँ पर आपको रीडिंग दे रखी है प्रेशर गेज की, फिटेड ऑन द वेसल इज 25 बार। ठीक है, यानी आपको गेज प्रेशर दिया हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.03 दिया और एब्सोल्यूट पूछा, दोनों को ऐड कर दो, यानी कि इसके 26.03। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर कंडीशंस ऑफ द सिस्टम। टेम्परेचर प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस 760 एम ऑफ एच जी ऑफ प्रेशर इन द टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये क्या होती है, आपके स्टैंडर्ड एस टी पी होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। एसआई यूनिट एनर्जी की क्या होती है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी होती है जूल। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी होती है आपकी जूल। ठीक है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर इन एसआई यूनिट्स किलोवाट। तो यूनिट ऑफ पावर क्या होती है एसआई यूनिट में, तो ये आपकी होती है किलोवाट होती है, बिल्कुल सही। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 1000 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, यानी कि जूल पर सेकेंड। 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू होता है आपका 1 जूल इज इक्वल टू आपका होता है 1 न्यूटन मीटर। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपका, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपका होता है 4.187। ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ थर्मल कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट, बिल्कुल दोनों के सेम ही होती है, एग्री करनी पड़ेगी आपको बात से। ठीक है, तो दोनों के सेम होती है। इसको भी m/, इसको क्या लिखते हैं आप, m/c। ठीक है, तो इसको भी आप m/c लिखते हो थर्मल कैपेसिटी को। ठीक है, तो दोनों के दोनों सेम होते हैं। हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल, द स्टेटमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। अब इसने कहा है कि हीट और मैकेनिकल एनर्जी आपकी म्यूचुअली कन्वर्टेबल होती है, ये स्टेटमेंट किसने कहा है, तो ये आपका स्टेटमेंट कहा है जूल्स ने। तो ये आपका जूल के अंदर, जूल इसके होता है डी क्यू इज इक्वल टू MC/DT भी जूल्स के होता है। जूल ने ये कहा आपकी हीट और मैकेनिकल एनर्जीज आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल। ठीक है, इसका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हीट एंड वर्क आर बाउंड्री फिनोमेना, बिल्कुल सही। हीट एंड वर्क रिप्रेजेंट द एनर्जी क्रॉस द बाउंड्री सिस्टम, बिल्कुल सही। हीट एंड वर्क आर द पाथ फंक्शंस, बिल्कुल सही, यानी कि इसका आंसर है आपका डी, क्योंकि आपके सारे ही सही हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगले की बात करें तो इसके बाद आता है आपका when the two bodies are in thermal equilibrium third way there are also thermal equilibrium with each other, this statement इसका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कहा। ये आपको बताया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे डील करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद आएगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग अ प्रोसेस इज रिमेन कांस्टेंट। नहीं, ड्यूरिंग अ प्रोसेस नहीं, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट। हाँ, ये सही है। वर्क डन ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर ऑफ द सिस्टम। नहीं, डी क्यू इज इक्वल टू डी प्लस डी डब्ल्यू होता है। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी ड्यूरिंग द प्रोसेस रिमेन कांस्टेंट, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, 28वें का आपका आंसर बी। अब आ गया एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, यानी कि ये किसने कहा है, ये आपका कहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कहा है कि एनर्जी। कैल्विन प्लैंक कौन सा स्टेटमेंट होता है, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये कहता है कि ये आपका एक तो हीट इंजन वाला था, हीट इंजन ने काम किया है वर्क प्रोड्यूस करना हीट से, तो यहाँ पर क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, या आप ऐसे आते हैं कैल्विन प्लैंक क्लॉसेस आपका किस लिए होता है, क्लॉसेस आपका रेफ्रिजरेशन के लिए होता है। तो आपका 30 का आंसर कितना हो गया, सी हो गया। ठीक है, 30 का आंसर आपका हो गया सी। अब अगली बात करते हैं हम, हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल, ये आपका किस उसमें कहा गया है, तो ये आपका हीट एंड, ये आपका फर्स्ट उसमें कहा गया है, तो 31 का आपका हो जाएगा बी। फर्स्ट लॉ में ये कहा गया था मेजरमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक, द मेजरमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी विद टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक है, तो 32 का आपका ए हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं, क्योंकि हम देखो जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है नॉन एज टेम्परेचर, ये ऐसा क्यों बताया, क्योंकि थर्मोमीटर आप मैंने बताया था एग्जांपल है आपका जीरोथ लॉ में, जीरोथ लॉ का प्रैक्टिकल एग्जांपल ये आपका क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। इसीलिए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नॉन एज टेम्परेचर जो मेजर करते हैं वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से करते हैं, क्योंकि जो ए बी के थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम और बी सी से थर्मोडायनेमिक, ए सी के होगा, जैसे बॉडी आपका ग्लास से होती है, ग्लास फिर मरकरी से होता है, तो मरकरी का जो राइज होकर जितना आता है फिर वो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। इसलिए हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एज टेम्परेचर मेजर बाय जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अगर हम बात करें 33 की, मशीन विच वायलेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोडक्चुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि फर्स्ट लॉ है तो प्रोडक्चुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड से ही
होगा। ठीक है, तो इसके बाद अगला था परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड इज डैश अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड इज इम्पॉसिबल टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इम्पॉसिबल होता है, ठीक है, इसलिए आपका 34वें का आपका बी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कैल्विन प्लैंक के स्टूडेंट परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड इज इम्पॉसिबल, क्योंकि कैल्विन प्लैंक कौन सी स्टेटमेंट होता था, सेकंड लॉ था, सेकंड लॉ तो सेकंड काइंड परपेचुअल मोशन मशीन, फर्स्ट लॉ तो फर्स्ट काइंड परपेचुअल मोशन मशीन। ठीक है, याद रखना आपको। ठीक है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्लॉसेस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो सेकंड क्लॉसेस स्टेटमेंट क्या होता है, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट एट अ लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर विदाउट एड ऑफ एक्सटर्नल। तो ये इसका आएगा आपका बी। 36 का आपका जो होगा आंसर वो क्या होगा, बी। इसके बाद हम अगले की बात करें तो 37 में आपका होता है अकॉर्डिंग 37 जो आपका होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू द कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अकॉर्डिंग टू द कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब कैल्विन प्लैंक है तो कौन सी वाली होगी, जो वर्क डन इंजन के लिए यूज होगी। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ इंजन वर्किंग ऑन साइक्लिक प्रोसेस हुज सोल पर्पस इज टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू वर्क। और फिर क्योंकि हम इट इज़ इम्पॉसिबल टू, क्योंकि इम्पॉसिबल आपको ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स है ना, तो इसलिए इम्पॉसिबल वाले को पहले पढ़ेंगे। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट डिवाइस विच कैन ऑपरेट इन साइक्लिक प्रोसेस एंड प्रोड्यूस इफेक्ट अदर देन ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड टू अ हॉट बॉडी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा, इट इज़ इम्पॉसिबल वो सोल पर्पस, मतलब इसके अलावा कोई काम नहीं करता। क्यों क्या करता है, सिंक में भी हीट देता, तो आपका ए इसका आंसर होगा। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, याद रखना ये वाला नहीं होगा। इसमें क्या लिखा है, प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन ट्रांसफर ऑफ कोल्ड टू हीट, जबकि कैल्विन प्लैंक में वर्क मिलता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट इन सोल पर्पस वो सोल पर्पस। अब ये पढ़ा है तो सही है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एड ऑफ एक्सटर्नल, ये भी सही है, क्योंकि ये सेकंड का क्लॉसेस, ये आपका क्लॉसेस का स्टेटमेंट है और ये आपका कैल्विन का स्टेटमेंट है। देयर इज डेफिनेट अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी विच इज़ कैन बी ऑपरेट। हाँ, डेफिनेट होती है, मतलब कुछ खर्च होती है, एक फिक्स अमाउंट ही मिलेगा आपको, तो ये भी सही। तो इसमें आपका ऑल ऑफ दीज आएगा। ठीक है, जो आपका 38 होगा इसका आंसर आपका डी होगा। अब हम बात करेंगे, याद रखना है डेफिनेट अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वाला ही की भी स्टेटमेंट है, मतलब कि आप कुछ फाइनाइट अमाउंट डेफिनेट अमाउंट ही मिलेगी, सारी नहीं मिलेगी। तो ये भी एक तरह का आपका सही होगा। अब इसका आता है आपका कैल्विन द हीट फ्लोज फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी विद एड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड, ये आपका क्लॉसेस स्टेटमेंट है, क्योंकि वही आपका हीट फ्लो के बारे में बताता है। तो ये आपका 39 का आपका हो जाएगा क्या, 39 का आपका हो जाएगा सी। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन हीट वर्क नहीं, ये डिफाइन करता है एनर्जी आपका फर्स्ट लॉ से पता चलती है, एंट्रोपी आपकी सेकंड लॉ से पता चलती है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर बॉडी लोअर टेम्परेचर बॉडी टू द हायर टेम्परेचर विदाउट एड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है, ये करेक्ट है। 41 का आपका ए होगा। ठीक है, अगर हम 42 की बात करें, इट इज़ डैश टू कंस्ट्रक्ट इंजन ऑन साइक्लिक प्रोसेस वॉज टू कन्वर्ट, इम्पॉसिबल है कि सारा वर्क ही वर्क बन जाए। इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका क्या होगा, टोटल एनर्जी सिस्टम की हमेशा कांस्टेंट रहती है। 43 इसका आंसर आपका होगा ए, बिल्कुल सही है, कांस्टेंट रहती है, कन्वर्ट होती है फ्रॉम 1 टू। ठीक है, द स्टेटमेंट ऑफ अ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस whose vaporization or from its liquid state to complete, देखो कंप्लीट अगर हो जाएगा, ठीक है, वेपोराइजेशन, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, परफेक्ट गैस में। और अगर आपका लिक्विड स्टेट इज पार्शियल, अगर वो पार्शियल है तो वो आपका स्टीम होता है। ये आपका डिसएग्री है, स्टीम नहीं होता। अगर द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस हुज वेपोराइजेशन ऑफ इट्स लिक्विड स्टेट इज़ पार्शियल, देखो स्टीम क्या होता है, जब आपका फुली वेपोरेट होने लग जाए। ठीक है, तो आपको परफेक्ट गैस और स्टीम में आता है। इसके द बिहेवियर ऑफ सुपर हीटेड वेपर इज सिमिलर टू दैट, सुपर हीटेड वेपर आपका परफेक्ट गैस की तरह बिहेव करते हैं। 46 का आपका ए होगा। ठीक है,
46 का आपका ए होगा। फोर्टी सिक्स का आपका ए होगा। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर एक कंफर्म कर देता हूँ, ये जो आपका स्टेट वाला पार्ट है, द स्टेट ऑफ कंप्लीट वेपोराइजेशन, ये आपका अगर कोई भी चीज़ कंप्लीट वेपोराइज होती है तो वो एक एज अ परफेक्ट गैस मानी जाती है, और अगर इनकम्प्लीट वेपोराइजेशन होता है तो उस केस में वो आपका वेट रीजन हो जाता है, वहाँ पर मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द वेरिएबल विच कंट्रोल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ परफेक्ट गैस आर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। बिल्कुल सही, 47 इसका आपका हो जाएगा डी। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं आपकी किसी भी गैस की, वो आपका उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपका जैसे उसमें दिखेगा प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज आएगा। द बिहेवियर ऑफ अ परफेक्ट गैस अंडरगो एनी चेंज इन वेरिएबल विच कैन कंट्रोल फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि इसमें बोला गया है द बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस अंडरगोइंग एनी चेंज इन वेरिएबल विच कंट्रोल द फिजिकल प्रॉपर्टी इज़ गवर्नड बाय। तो इनमें से कौन सा लॉ से गवर्न होता है, और मेरे हिसाब से ये सभी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ के लॉज हैं, तो इसलिए आपका बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-यूज़ैक लॉ, यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पर क्या होता है एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ दीज ही है। तो यहाँ पर आपका बिहेवियर ऑफ अ परफेक्ट गैस विच इज़ गवर्न बाय ऑल द लॉज। ठीक है, अब हम एक एक कर एक बार इन लॉज को देख लेते हैं। ठीक है, एक एक करके हम एक बार इन लॉज को देख लेते हैं। तो आइए सबसे पहले जो नॉर्मल आपके लॉज हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे बॉयल्स लॉ की। जल्दी जल्दी बात करके हम फिर वापस न्यूमेरिकल्स पे आएंगे कि हमने, क्योंकि ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके उनमें नहीं बताए गए हैं, तो जो टॉपिक से न्यूमेरिकल आएंगे वो हम आपको अभी बता देंगे। सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो यहाँ पर कौन सा टॉपिक है? सबसे पहला टॉपिक आपका है जो आपको बताना है वो है बॉयल्स लॉ। देखो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ ये कहता है कि एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ परफेक्ट गैस, यानी कि आपका जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v है। मतलब वो आपका डायरेक्ट इन द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ परफेक्ट गैस वेरीज इन्वर्सली एज इट्स वॉल्यूम व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, यह आपका क्या है? बॉयल्स लॉ है। तो आपको बॉयल्स लॉ याद रखना। बॉयल्स लॉ क्या होता है? अगर P इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v वन टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। तो यहाँ से आपका इक्वेशन क्या बनेगी? P1 V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, ये आपका हो गया बॉयल्स लॉ। अब हम बात करेंगे चार्ल्स लॉ की। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं आपका चार्ल्स लॉ, ठीक है, चार्ल्स लॉ का कहता है, चार्ल्स लॉ कहता है कि आपका जो वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि जब आपका द वॉल्यूम ऑफ इसकी अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ परफेक्ट गैसेस वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन द एब्सोल्यूट प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसकी बाद जो इक्वेशन आपके निकल के आएगी वो क्या होगी? वो होगी आपकी V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 इज इक्वल टू V3/T3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये आपकी क्या होगी? चार्ल्स लॉ की इक्वेशन होगी। बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया। अच्छा, इसके बाद ही चार्ल्स लॉ के अंदर आपकी एक डेफिनेशन और होती है। ये आपके डेफिनेशन नंबर अगर मैं इसको दूं तो ये आपकी डेफिनेशन नंबर क्या होगी? ए। आपके डेफिनेशन नंबर ए होगी। ठीक है, अगर मैं आपको डेफिनेशन नंबर
डेफिनेशन नंबर 2 बताऊं चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ की दूसरी डेफिनेशन ये कहती है कि ऑल द परफेक्ट गैस, ऑल द परफेक्ट गैस change in volume by 1 by 273 of its original volume। अभी बताऊंगा क्या है ये ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर when pressure remain constant। देखो इसका मतलब क्या है कि किसी भी परफेक्ट गैस में अगर हम उसके वॉल्यूम में चेंज करते हैं ना, तो अगर हम उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री बढ़ाएं तो उसके वॉल्यूम में ना 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम है 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में उसका जो वॉल्यूम होगा ना उसका 1/273 पार्ट ना बढ़ जाएगा जब हम किसी भी टेम्परेचर को उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री से चेंज करेंगे। ये चार्ल्स का लॉ है, सेकेंड फॉर्म इसकी ये है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड वाले की, यानी कि जिसकी अब हम बात करेंगे वो है आपका गे-लुसैक लॉ, ठीक है। तीसरा वाला जो लॉ है आपका वो है आपका कौन सा, गे-लुसैक लॉ, ठीक है। गे-लुसैक लॉ आपका क्या होता है, गे-लुसैक लॉ आपका ये बताएगा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। यानी कि यहाँ पर आपका सीधी चीज़ आ जाएगी P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 इज इक्वल टू P3/T3 इज इक्वल टू C, ठीक है। ये तो आपके हो गई जो गैस लॉज इक्वेशन थी, ठीक। इसके बाद एक आपकी आती है जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या कहता है, जूल्स लॉ आपका फोर्थ, इसमें आपका एक जूल्स लॉ आता है। छोटे छोटे लॉज थे जो उसमें रह गए थे, तो मैंने आपका जूल्स लॉ आपका बोलता है DE इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CVDT, सर D इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DT, ठीक है। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, CVDT लगाते हैं और यहाँ पर क्या होता है DE आ जाता है। ये आपका होता है जूल्स लॉ, ठीक है। इसके बाद आपको एवोगाड्रो लॉ पता होना चाहिए। एवोगाड्रो लॉ में आपको इस बताया था, एवोगाड्रो लॉ आपका होता है इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। मतलब अगर हमने हर वॉल्यूम का इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए, उनको सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे रखा, तो उनके अगर मॉलिक्यूल्स का जो काउंट होगा, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। ये आपका एवोगाड्रो लॉ होता है। इसी के साथ अगर हम इनको प्रैक्टिस, मतलब एक बार मैं आपको रिवीजन के साथ बताऊँ ये सारी चीज़ें, तो देखिए कुछ इस तरीके से होगा। पहला आपका होता है बॉयल्स। कोई चीज़ बॉयल्स को आप ऐसे आ सकते हो, कोई चीज़ उबालोगे, कोई चीज़ उबलती है तो फेस चेंज होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। सबसे पहले आप याद रखना एक चीज़ रखना, PV इज इक्वल टू RT होता है, सारे इसी पे बनते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है बॉयल्स, कोई चीज़ उबलती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो कांस्टेंट टेम्परेचर कर दो, यानी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका हो गया कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ, ठीक है। ये आपका बॉयल्स लॉ हो चुका है। इसके बाद अगर मैं बात करूं बॉयल्स लॉ के बाद, तो आपका जो लॉ आता है बॉयल्स लॉ के बाद आता है आपका चार्ल्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स लॉ की बात करूं तो चार्ल्स लॉ आपका होता है क्या, वहाँ पर चार्ल्स लॉ में आपका क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर,
प्रेशर कांस्टेंट होता तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ठीक है, याद रखना चार्ल्स लॉ का कितने तरीका होता है, हम पढ़ाई किस में कर रहे हैं, पीसी पे, तो प्रेशर कांस्टेंट है और वो भी किस में, चार्ल्स में। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ आपका यहाँ से हो गया, बॉयल्स लॉ आपका ये हो गया, चार्ल्स लॉ आपका ये हो गया, बचा क्या आपका प्रेशर कांस्टेंट, सॉरी अब एक बार आपका प्रेशर कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, एक बार आपका टेम्परेचर कांस्टेंट और वॉल्यूम कांस्टेंट करना है, तो वो आपका जो तीसरा बचा कौन सा, गे-लुसैक लॉ। ठीक है, गे-लुसैक लॉ आपका क्या करता है, आपका तीसरी चीज़ यहाँ पर आपका क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ वो प्रेशर, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट करता है, पी इज प्रोपोर्शनल टू टी, आपका गे-लुसैक लॉ है। तो आपको यहाँ से याद रखना है, बॉयल्स मतलब कांस्टेंट है, टेम्परेचर पे बॉयल तो कोई भी चीज़। ठीक है, अगर चार्ल्स लॉ की बात करें तो चार्ल्स मतलब पीसी में करता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और गे-लुसैक लॉ यानी कि आपका प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, और आपका जूल्स लॉ की बात करें तो डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर आपका सी वी डी टी होता है, ये आपका जूल्स लॉ हो गया। और एवोगाड्रो लॉ आपका ये कहता है कि अगर हम एक कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर में फिक्स अमाउंट ऑफ गैस रखेंगे, फिक्स वॉल्यूम ऑफ गैस रखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम नंबर में होंगे, यानी कि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ये आपका एवोगाड्रो लॉ कहता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। देखिए, द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ परफेक्ट गैस, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ परफेक्ट गैस यानी कि यहाँ पर क्या है, P ऑफ अ वेर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ, यानी कि ये सही है, यस बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप मानते हैं ना कि ये बिल्कुल सही है। तो अब हम आते हैं किस पे, एज पर चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ कहता है पीसी यानी प्रेशर कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ऑल द परफेक्ट गैस चेंजेस बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री फॉर एवरी 1 डिग्री चेंज, ये मैंने अभी बताया, फॉर एवरी 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट, ये मैंने अभी बताया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, चार्ल्स लॉ। ठीक, अकॉर्डिंग टू द गे-लुसैक लॉ द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ परफेक्ट गैस वेरीज, अब यहाँ पर क्या है आपका, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है, टेम्परेचर, तो यहाँ पर ए है। ठीक है, द डैश स्टेट दैट चेंजेस द इंटरनल एनर्जी, तो कौन सा स्टेट, कौन स्टेट करता है ये बताया था मैंने, जूल्स लॉ। ठीक है, ऐसे ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, वन वर्ड में आपको ऐसे ही इन्हीं क्वेश्चंस को फटाफट करना होता है। ये आपका चाहे NLC का एग्ज़ाम हो चाहे NCL का एग्ज़ाम हो डिप्लोमा के लिए, इतने ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज एट द सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, फॉर अ परफेक्ट गैस ऑफ बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ मैंने बताया था आपको, वो बोलता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो टी कैप कांस्टेंट यहाँ पर है, तो बाकी कहीं पर है दिख रहा है आपको, नहीं तो यही सही है। ठीक है, द सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एज पर चार्ल्स लॉ, पी इज इक्वल टू, मैंने बताया था पीसी यानी कि पी प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कैप्ट कांस्टेंट, बाकी कहीं नहीं है, तो ये सही है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ अगर गे-लुसैक लॉ की, तो गे-लुसैक लॉ में क्या होता है, गे-लुसैक लॉ में क्या होता है आपका, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और पी क्या होता है, पी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। ठीक है, पर नीचे आएगा तो पी बाई टी कॉन्स्टेंट होगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम जीरो इज कॉल्ड, टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम जीरो इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो ये आपका सही होगा 58 का, आपका होगा 58 का बी, बिल्कुल सही है। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर विल बी at the temperature of -273 Kelvin, नहीं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होगा when the molecular momentum of the system become जीरो। ठीक है, तो 59th का आपका हो गया ए।
अगला आ गए हम यहीं पर बॉयल्स लॉ स्टेट दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ परफेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। ये बॉयल्स लॉ नहीं कहता है, ये अगर आपने पढ़ा तो जूल्स लॉ कहता, तो मैं डिसएग्री होऊंगा यहाँ पर। द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ परफेक्ट गैस, द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ परफेक्ट गैस, ठीक है, यानी P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये क्या होता है, ये आपका चार्ल्स लॉ नहीं होता है, ये आपका बॉयल्स होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत, ठीक है। फॉर द चार्ल्स लॉ स्टेट दैट परफेक्ट गैस चेंजेस इट्स वॉल्यूम बाय 1/273 TH, यानी कि D सही है। द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कैन बी अटेन्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कैन बी अटेन्ड एट द टेम्परेचर ऑफ, मेरे ख्याल से -273 केल्विन होना चाहिए, तो ये आपका होगा नन ऑफ दीज। द जनरल इक्वेशन ऑफ द गैस इज जनरल PV इज इक्वल टू MRT होती है, यानी कि A फॉर अ वैल्यू ऑफ R इन SI यूनिट। गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है आपके SI यूनिट्स में, तो मेरे हिसाब से ये आपके होनी चाहिए 287 जूल पर केजी केल्विन, ये होनी चाहिए। 0.287 में किलो जूल पर केजी केल्विन कहा जाता है, इसलिए ए नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रो लॉ द प्रोडक्ट ऑफ गैस कांस्टेंट एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ आइडल गैस इज कांस्टेंट। एवोगाड्रो लॉ में क्या होता है, एवोगाड्रो लॉ बोलता है आपको इक्वल नंबर ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो 66 का यहाँ पर आपका होगा C, ठीक है। इसके बाद आपका आता है द मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इन ऑल द गैसेज एट NTP ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम 22.4 लीटर्स। ये आपको याद रखना है, 22 पॉइंट एवोगाड्रो लॉ में नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है जो हम लेते हैं एक्सपेरिमेंट में, जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं 6.023 × 10⁻23 ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपका 22.4 लीटर होता है, इसीलिए 67 का आंसर आपका होगा क्या, C। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन का होता है, ठीक है, याद आपको पता ही होगा। अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रो लॉ द डेंसिटी ऑफ एनी टू गैसेज इज डैश देयर मॉलिक्यूलर 69 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास के, ठीक है, जितनी ज़्यादा डेंसिटी ऑफ टू गैसेस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ M/R होता है, यानी कि A आंसर होगा 70 का, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इनटू गैस कांस्टेंट R बार होता है ना, M/R बार R होता है। SI कांस्टेंट, SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज़, वो आपका होता है 8.314 किलो जूल। यहाँ तो सारे जूल में दे रखे हैं, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इसका आंसर D होना चाहिए। 71 का आंसर है D, 8314 जूल पर केजी मोल केल्विन, ठीक है। इसके बाद आपका आता है द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इन सेम फॉर ऑल द गैसेस, बिल्कुल सही, 8.314 ही सेम होती है। The amount of heat required to raise the temperature of a unit mass of a gas through 1 degree at constant volume is called specific heat at constant volume, specific heat at constant pressure, kilojoule, none of these। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 73 का आंसर होना चाहिए आपका A, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस 1 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये आपका यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है, तो ये आपका सही है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर फॉर 1 k, या आप किलो जूल बोलते हैं इसको, ये याद रखना है, ये हम आपको ना यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर, जब होगा ना तो 1 किलो जूल बोलते हैं। 75 का आपका C हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमने बात की स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज़ क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री एट कांस्टेंट, ओके, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट कांस्टेंट, तो B है इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा द डिग्री, द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट CP इज़ मोर देन CV, याद रखना CP इज़ ऑलवेज मोर देन CV होता है, ठीक है। ये मैंने बताया भी था, क्योंकि जब मैंने आपको क्लास करवाई होगी तो वहाँ पर बताया था CP इज़ ऑलवेज मोर देन CV, बिकॉज CP में क्या होता है आपका इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ती है, साथ में एक्सटर्नल वर्क भी मिलता है। व्हेन द गैस इज़ हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
the heat supplied when the gas is heated at constant volume, the heat supplied increases the internal energy of gas, temperature, does some work in the external during expansion, all of these. देखो कांस्टेंट वॉल्यूम में हमें वर्क तो नहीं मिलता है एक्स्ट्रा, डज सम वर्क ऑन, ठीक है। तो इसके लिए मैं बोलूँगा अगर हम किसी तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो 78 का आपका ए और बी दोनों काम होंगे, लेकिन अगर दो टिक मारने चाहें तो आपको ए और बी होंगे यहाँ पर, ठीक है। और एक ही ऑप्शन होगा तो आपको फिर इंटरनल एनर्जी बढ़ाना पड़े, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, वैसे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तभी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। इसके बाद आपका मतलब गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, द हीट सप्लाइड इज इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, बिल्कुल सही, टेम्परेचर बढ़ाएगी। इसमें तीनों सही है भाई, यहाँ तो डी आएगा 79 का, तो बी और सी। अच्छा, इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ती, टेम्परेचर बढ़ता और वर्क करता है, यानी बी और सी आएगा। द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ अ गैस अ प्रोडक्ट ऑफ मॉलिकुलर मास एंड द गैस कांस्टेंट, ये करेक्ट है बिल्कुल। ये अभी ऊपर भी कहता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 kg, यहाँ पर आएगा आपका किलो जूल है ना, तो ये आएगा 1 kg, यानी डी आएगा आंसर 81 का आंसर, यानी 1 kg अब पीछे पढ़ा था हमने, इसको किलो जूल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका when the gas is heated at constant volume the heat supplied increase the internal energy of the gas, बिल्कुल सही है यहाँ पर ट्रू, ठीक है। रेशो ऑफ दिस CP एंड CV इज ऑलवेज, देखो CP क्या होता है, ग्रेटर होता है, तो ग्रेटर में से अगर छोटे को रखेंगे तो आपका जो आंसर होगा ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। जब भी आप किसी बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करते हो तो ग्रेटर देन 1 होगा, इसका आंसर ये होगा। इसके बाद अगर हम अगले में जाएँ तो द हीट सप्लाइड टू द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज MCP dt नहीं होगा, MCV dt होगा, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा यहाँ पर बी। इसके बाद सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ, मैंने आपको बताया H इज इक्वल टू U प्लस PV होता है, वो आपका एंथैल्पी होता है, ठीक है। द वॉल्यूमेट्रिक और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, देखो मोलर स्पेसिफिक हीट यहाँ पे मोलर ऑफ गैस, मोलिकुलर मास ऑफ द गैस NCV, ठीक है। एटॉमिक मास, मोलर स्पेसिफिक हीट, इसमें से क्या होगा, इनमें से कोई सा भी नहीं होगा, क्योंकि गैस कांस्टेंट है, यहाँ पर मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास स्पेसिफिक हीट है, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई करना होता है, वो मोलर स्पेसिफिक n होता है, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कहीं पर नंबर ऑफ मोल्स इंटू स्पेसिफिक CV, यानी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ मोल्स, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई नहीं है, नन ऑफ दीज आएगा आंसर, ठीक है। अब इसके बाद आएगा आपका रेशो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑलवेज ग्रेटर देन 1, रेशो है ना। एनर्जी के जनरल इक्वेशन की बात की जाए तो वो आपकी होगी 88 का, ये होगा dq इज इक्वल टू du प्लस dw होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम अकॉर्डिंग टू द रेग्नॉट लॉ the specific heat at constant pressure and the specific at constant volume dash with change in pressure and temperature, ठीक है। अब देखो ये आपका जो रेग्नॉट लॉ होता है ना, ये आपका कहता है कि स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर पर कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये नहीं चेंज होती है, डज नॉट चेंज, ये आपको याद रखना नहीं चेंज होती है, कहता है। हम अगर हम गैसेस की बात करें तो हमें ये मानना पड़ता है कि वहाँ पर चेंज होता है, पर नॉर्मली लिक्विड वगैरह में चेंज होता नहीं है। अब रिलेशन बिटवीन CP और CV में क्या होता है, CP CV का R होता है, तो यहाँ पर आपका जो रिलेशन है ना वो आपका यहाँ पर 2 हैं, सही सही। देखो यहाँ पर तो गामा आएगा, उसे इंडेक्स कहते हैं, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका ये सही है, मेयर्स लॉ कहते हैं, और ये भी सही है आपका। मैंने ड्राइव, अगर आप लेक्चर्स के नोट्स वीडियोस देखेंगे तो वहाँ मैंने ड्राइव करवा रखा है, तो ये किस तरीके से आता है, तो आपका ये 2 इसके आंसर हैं, ठीक है। इसके बाद आपका हम आते हैं गैस कांस्टेंट पर। गैस कांस्टेंट यानी आर क्या होता है, इज इक्वल टू आपका क्या होता है, डिफरेंस ऑफ, हमने ऊपर देखा डिफरेंस टू स्पेसिफिक एयर के लिए 1.4 होता है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। इसके बाद हम यहाँ पर आ चुके हैं, देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पूछा वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एयर, ये आपकी ना 1.005 होती है, लेकिन अगर हम राउंड ऑफ करें ना तो ये वाला आपका ना यहाँ मिल के जाएगा, देखते रहना। वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट इन SI,
मैंने इसको पीछे बताया था बी 2.87। वॉल्यूम ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये आपकी होती है 0.720, किसके लिए, एयर के लिए, ठीक है। उसका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अभी किया था। उसके बाद आपका वैल्यू ऑफ एडियाबैटिक एयर के लिए अभी थोड़ी देर पहले 1.4 पे हम गए थे, तो ये आपके यहाँ पर मैचेस होंगे। अब हम आते हैं, मैंने सिस्टम चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, देन द पाथ ऑफ सक्सेसिव स्टेट्स इज सिस्टम, आपका प्रोसेस कहलाया जाएगा। अगर आप एक से दूसरी जगह पे जाओगे तो ये आपका प्रोसेसेस होते हैं। दो पाथ को कनेक्ट करने वाली चीज़ को क्या बोलते हैं हम, प्रोसेसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, ठीक है। प्रोसेस अकरिंग इन अ ओपन सिस्टम विच परमिट टू ट्रांसफर मास टू फ्रॉम द सिस्टम इज नोन एज, अगर आपका मास फ्लो कर रहा है तो ये फ्लो प्रोसेस हो गया, ठीक है। देखो ये आपका जो है ना पाथ, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर आपके जो एंड पॉइंट्स है ना वो दो आपको दिख रहा होगा। मैं अगर यहाँ पर दिखाऊँ तो आपको ये 1 और ये 2, ठीक है, दो अलग अलग साइकिल्स हैं, दोनों में आप फर्स्ट लॉ लगाओगे, ठीक है। तो मैं आपको अगर बताऊँ फर्स्ट लॉ लगा करके, फर्स्ट लॉ कौन सा होता है, फर्स्ट लॉ आपका होगा यहाँ पर, देखो अगर आप दोनों फर्स्ट लॉ लगाओगे तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पर फर्स्ट लॉ होता है आपका डी क्यू इज इक्वल टू, ये होता है, वहाँ पर आपको डी क्यू दिया होगा, डी डब्ल्यू दिया होगा, डी यू निकाल लोगे एक से, क्योंकि ये आपके इंटरनल एनर्जी सब क्या है, पॉइंट फंक्शंस हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 2 पॉइंट के लिए आ जाएगा, वो पॉइंट अगले उसमें भी सेम है, तो अगले में आप सेम लगाओगे, वहाँ पर आपको ये गिवन है, आप ये निकाल लोगे, ठीक है। तो मैं आपको, मुझे यहाँ से वैल्यूज़ दिख नहीं रही हैं, अब मैंने आपको पीछे बता दिया, मैं एक बार बताता हूँ आपको। सिस्टम एब्जॉर्ब 100 किलो जूल ऑफ हीट एंड डज 60 किलो जूल ऑफ वर्क, यानी कि एब्जॉर्ब कर रही है, ले रही है हीट, तो पॉजिटिव 100 इज इक्वल टू डी यू। देखो मैं बोल रहा हूँ आपको, उसको इस तरह से कॉपी में लिखना, अगर आप तो आप समझ जाओगे किस तरीके से करना है। मैंने बताया 3-1 के लिए सेम होगी डी यू की वैल्यू, क्योंकि ये आपका पॉइंट फंक्शन से पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। तो पहले मैं साइकिल ले रहा हूँ 1 2 3 जैसे इन्होंने लिया, तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी क्यू के लिखोगे 100 इज इक्वल टू डी यू प्लस 60, क्योंकि वर्क मिल रहा है, तो 100 माइनस 60 करोगे, डी यू आ जाएगा 40। अब अगले में आ जाओ, अगले में आओगे 1 4 3 की साइकिल में अगर देखूं तो 1 4 और 3 की साइकिल देखता हूं, तो आप देखिए हमें वर्क मिल रहा है 20, पहले हमें डी यू कितना मिला 40, 40 और प्लस 20 60, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आएगा, डी क्यू, डी वही पॉजिटिव में। इसके बाद अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस, इनमें से रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस कौन सा है, ठीक है। तो ये आइसोकोरिक, ये सारे आपके रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस में हैं। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस ये आपका इरिवर्सिबल है, ठीक है। आइसोथर्मल एंड आइसोट्रोपिक आर रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेसेस, ठीक है, तो ये आपका सही है। उसके बाद अगर हम बात करें हीट एनर्जी स्टोर्ड इन द गैस यूज्ड इन रेजिंग टेम्परेचर ऑफ द गैस इज नोन एज इंटरनल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ ना, गैस चेंज टेक प्लेस इन, तीनों में नॉर्मली, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं लिखा तो जनरली तीनों में चेंज होगा, तो किसी में भी हो सकता है।
when a gas is heated at constant volume, its temperature will increase, its pressure will increase, both temperature pressure will increase, neither temperature nor pressure will increase. तो देखो दोनों चीज़ें इंक्रीज कर सकती हैं, ठीक है, पर्टिकुलर प्रेशर दिया नहीं है. व्हेन गैस इज हीटेड कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पर भी बोथ द थिंग्स विल इंक्रीज. अब यहाँ पर आपका आ चुका है हीटिंग ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गवर्नड बाय. हीटिंग ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गवर्नड बाय, याद रखना कोई भी चीज़ जो उबलती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे उबलती है, प्रेशर कांस्टेंट पीसी, ये लूसा का आंसर है. हीटिंग ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. चार्ल्स, when a gas is heated at constant pressure, the heat supplied is utilized. सी, दोनों काम होते हैं ना, जब तो सी पी ज़्यादा है. A mixture of gas is expanded from this to this at constant pressure this and absorb 84 kilojoule of heat during the process. The change in internal energy of the mixture. देखो अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट वाला आएंगे डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू. सबसे पहले डी डब्ल्यू निकालेंगे कैसे, पी डी वी, प्रेशर आपको 1 मेगा पास्कल दे रखा, उसे कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर एम स्क्वायर में. उसको कन्वर्ट करके न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है. उसके बाद आपको चेंज इन वॉल्यूम दे रखा है, तो आप यहाँ से डी वी निकाल लोगे. आपको डी क्यू दे रखा है 84, तो फॉर्मूला इंपुट करके आप डी यू निकाल लोगे इंटरनल एनर्जी, जो कि सॉल्व करके आपका आंसर आएगा इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 54 किलो जूल. अ गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस हीटिंग एंड एक्सपेंडिंग ऑफ गैस कांस्टेंट. हीटिंग एंड एक्सपेंडिंग ऑफ गैस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम. प्रोसेसेस हो सकती हैं, सिस्टम तो हम एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, गलत है ये. When the gas is cooled at constant pressure, its temperature increase but volume decrease. Its volume increase but temperature decrease. देखो, when the gas is cooled at constant pressure, constant pressure पर अगर गैस को कूल करेंगे तो ये आपका क्या होता है यहाँ पर आपका क्या होता है P, ठीक है, और यहाँ पर आपका होता है V. ये आपका PV है, कांस्टेंट प्रेशर पे कूल कर रहे हैं गैस को. टेम्परेचर गिरेगा, प्रेशर भी गिरेगा, प्रेशर गिरेगा, वॉल्यूम भी गिरेगा. इट्स टेम्परेचर इंक्रीज विद वॉल्यूम बोथ. यहाँ पर इसका आंसर डी होना चाहिए, बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम डिक्रीजेज. क्योंकि देखो अगर किसी का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर गिरता डिक्रीज कर रहे थे. यहाँ पर आपको कर्व से दिख रहा है वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रहा है. A process in which gas is heated or expanded in such a way that its product pressure and volume remain constant is called. Gas is heated or expand in which product P and V are remain constant. P और V constant हो गए तो PV is equal to RT होता है, तो यानी टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा. तो ये आपका एक तरह से हाइपरबॉलिक हो जाएगा, ठीक है. तो आपका हाइपरबॉलिक हो जाएगा. तो PV कांस्टेंट, तो PV कांस्टेंट तो टेम्परेचर होता है ना. हाइपरबॉलिक इज गवर्नड बाय, हाइपरबॉलिक में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. टेम्परेचर कांस्टेंट में हमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ, ठीक है, यानी 112 का आपका ए हो जाएगा, ठीक है. अगला इसमें बोला है
A process in which temperature of working substance remain constant during expansion or compression is called a process in which temperature of working substance remain constant during the expansion and टेम्परेचर ऑफ वर्किंग सिस्टम्स रिमेन कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो ये आइसोथर्मल हो गया, हाइपरबॉलिक और एडियाबैटिक का तो पता नहीं, पर ये हो गया आइसोथर्मल। हाइपरबॉलिक भी तो वही होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद तो इस वीडियो में इतना ही। अगले आपको क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो अब जो इसके नेक्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहें VIP गुरुकुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।